नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी बिहार से टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। और इसमें आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेज 3 का एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, मार्च में होगा। तो आप लोग की तैयारी जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए इस बार, तब आप लोग इसमें अच्छे तरीका से सफलता पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों का। डेली हम लोग 50 प्रश्न करते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहती है। तो आप लोग जल्द से जल्द उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पहला। यहां पे देख सकते हैं जो प्रश्न पहला है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। सुंदर सा प्रश्न है ये। तो देखेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे विकिरण के द्वारा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है? विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा है ये सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रही बात की चालन क्या है। तो चालन जो है ये ठोस पदार्थ को गर्म करता है। चालन ठोस पदार्थ को गर्म करता है, जैसे लोहा का गर्म होना, जैसे लोहा का गर्म होना ये चालन होता है। अब ये संवहन ये क्या होता है? तो संवहन होता है कि द्रव और गैस को गर्म करना। इसमें होता है द्रव और प्लस में होता है गैस। द्रव और गैस को जब हम गर्म करते हैं तो वहां यहाँ पे संवहन क्रिया होती है। जैसे वायुमंडल का गर्म होना, जैसे जो वायुमंडल है वायुमंडल का गर्म होना। ओके, उसी प्रकार बात करें पानी का गर्म होना, पानी का गर्म होना, ये जो हो जाएंगे ये संवहन का ये उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। प्रश्न चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पे। यहां पे देखा जाए जो दूसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो समतल दर्पण के द्वारा जो है ये आभासी प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर, तो यहां पे ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न जो 3 है। यहां पे जो प्रश्न संख्या 3 है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह जो है क्या कहलाता है? तो कोई भी पदार्थ का जो सबसे अति सूक्ष्म जो कण होते हैं और वे जो है स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं उस पदार्थ को हम लोग अणु कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को अणु कहते हैं। अणु जो होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो अणु जो होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जो प्रकृति में ये जो अणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये राइट होगा, सही होगा। ओके, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उसमें आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा जो प्रश्न है कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? इसका मुख्य रीजन क्या हो सकता है? इसका मुख्य रीजन हो सकता है, इसका मुख्य जो कारण हो सकता है ए ऑप्शन सी होगा, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह क्या होते हैं? मर जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, गर्म करने के लिए गर्म करते हैं तो वहां उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह मर जाते हैं और इससे हम लोग गर्म दूध को अच्छे तरीका से पी लेते हैं। यह बात आप लोग को पता चल गया। दूध को वही बोला जाता है गर्म करना, जिसको पास्चुराइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम लोग 62 डिग्री सेल्सियस, पास्चुराइजेशन 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हम लोग उस पर क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव होते हैं वह मर जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न जो हम लोग 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे ध्यान से। आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं क्योंकि बिहार टीचर एग्जाम के ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर जो प्रश्न देखिए कर रहे हैं कि स्टील की कार्बन प्रतिशतता का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। लोअर क्रिस्टिकल पॉइंट जो होता है, लोअर क्रिस्टिकल जो पॉइंट है इस पर स्टील की जो कार्बन की प्रतिशतता होती है इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ओके दोस्तों,
आगे देखिए प्रश्न 6 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। कौन सा पौधा जो है रेगिस्तान में, जहां पे मरुस्थल है, केवल वहां पे जो है बालू ही बालू है, तो वहां पे कौन सा पौधा जो होता है वह उग जाता है। तो उस पौधा का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, कैक्टस हो जाएगा। उस पौधा का क्या नाम है? उस पौधा का नाम हो जाएगा कैक्टस, जो रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, यहां पे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। यहां पे जो 7 जो प्रश्न है कि किसी पिंड का ताप, किसी पिंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है। आवश्यक ऊष्मा जो है उसकी क्या कहलाती है? तो उसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा, वह कौन सी ऊष्मा कहलाती है? तो वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, क्योंकि ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग जो 8 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है, जब कार्बन को जलाया जाता है तो यहाँ पे कौन सा यौगिक बनता है? तो यहाँ पे जो यौगिक जो बनेगा वह कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे जो होगा बी हम लोग सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अपर्याप्त दिया है, एक दिया, अगर पर्याप्त दिया रहता तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी विद्यार्थी जो है यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपर्याप्त एक शब्द दिया गया है, अपर्याप्त मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहना चाहिए, तब हम कार्बन को जलाएंगे तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 9 पे। 9 जो यहाँ पे प्रश्न है कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, इसलिए जल पर तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है, मतलब किसका घनत्व होता है? तो जो जल का घनत्व होता है वह कम होता है, वह कम होगा तबे जो होगा वह जल में तैरेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, क्योंकि जल के घनत्व से वह जो होता है ठोस का घनत्व कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 10 पे। 10 जो प्रश्न है कि वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा जो है इसको प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे जो है विद्युत रोधी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी होते क्या हैं? तो वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वे विद्युत रोधी कहलाते हैं। और विद्युत रोधी को आप लोग कुचालक भी कह सकते हैं, विद्युत रोधी को आप कुचालक भी कह सकते हैं, ये तब भी सही होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 11 नंबर जो प्रश्न है कि शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट एक ठंडी अनुभूति होती है, क्यों? स्पिरिट के मतलब जब हम लोग शादी ब्याह में सज धज कर और जाते हैं और स्पिरिट मार के जाते हैं, जो सेंट होता है, कोरे जाएंगे तो एकदम झकास लगते हैं, मारकर ये चीज होगा वो चीज होगा, तो हम लोग बहुत ज्यादा स्पिरिट मारकर जाते हैं। तो वहां पे देखिएगा आपके स्किन पर अगर वह स्पिरिट पड़ जाती है थोड़ा सा भी, तो वहां पे ठंडक महसूस होता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि शरीर के साथ जो स्पिरिट संपर्क में आती है तो वहां पे ठंडी अनुभूति होती है, ठंडा अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन को सही करेंगे, अत्यंत वाष्पशील होता है। क्योंकि शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी लगती है, क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील होता है। क्योंकि स्पिरिट आप लोगों को पता भी होगा है कि स्पिरिट जो होता है अल्कोहल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है स्पिरिट? तो अल्कोहल से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 12 प्रश्न है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये डरबन में हो जाएगा। डरबन में कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। यस, यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। 13 देखिए प्रश्न देखा जाए। 13 जो प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1957 में दशमलव पद्धति को लागू किया गया था भारतीय मुद्रा प्रणाली के अनुसार। कब? तो 1957 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखिए।
14 नंबर जो प्रश्न है कि पीतल मिश्रण है, मतलब जो पीतल धातु है ये कौन कौन से मिश्रण से मिलकर बना हुआ है, ये ध्यान में रखना होगा। तो जस्ता प्लस तांबा को हम लोग अगर मिलाते हैं तो ये मिलाने के बाद यहाँ पर पीतल बनकर रेडी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे याद कीजिएगा कि पीतल जो है यह जस्ता तथा तांबा का मिश्रण होता है, दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए 15 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 15 नंबर प्रश्न है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो जो लोलक घड़ियाँ होती है गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है, याद कीजिएगा, क्योंकि लोलक की लंबाई जो होती है गर्मियों के दिनों में बढ़ जाती है और जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये सही होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, आप लोग शेयर कर दीजिएगा जरूर दोस्तों, और आप लोग देखते होंगे तो इस वीडियो को तो आप लोग जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा कि आपको आज की क्लास की जो प्रश्न लिए हैं ये कैसे प्रश्न लग रहे हैं, क्या परीक्षा के लेवल के प्रश्न हैं या नहीं है। 16 नंबर जो प्रश्न है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस मार्ग को चुनना चाहिए, कौन सा मार्ग बनाना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, देशांतर। जो देशांतर रेखा होती है, अक्षांश रेखा होता है, अगर ये पता रहता है तो जहाज जो है अपना निर्धारित समय के अनुसार जिस स्थान पर जाना चाहेगा उस स्थान पर जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जहाज पानी के अंदर समुद्र में चलता है तो उसको पता नहीं होता है कि हम किस दिशा में जा सकते हैं। अगर हम उस दिशा में जाएंगे तो क्या हम अपना जो स्थान पर जाना चाहते हैं तो क्या पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसी घटना जो है होगा देखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। 17 नंबर देखिए प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। तो छोटी आंत से होता है, बी ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि मानव शरीर में भोजन की जो प्रक्रिया होती है, जो भोजन की हम लोग पाचन करते हैं वह किससे करते हैं, तो मुख से हम लोग भोजन करते हैं, सभी मुंह से हम लोग भोजन करते हैं। और जो अधिकांश भाग होता है भोजन का वह कहाँ पे पचता है, तो वह छोटी आंत में जाकर पच जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। 18 प्रश्न है कि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया है। तो इनको जो है गीतांजलि पर इनका एक कह सकते हैं इनका मतलब गीतांजलि इनकी जो लिखा गया रचना है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, इन्हीं जो कृति है इस कृति पर नोबेल पुरस्कार उनको 1913 ईस्वी में प्रदान किया गया है। 1913 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ये सबसे पहले भारतीय बने थे जिनको सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है, किस कृति पर मिला है, किस रचना पर मिला है, तो गीतांजलि पर मिला है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 19 जो प्रश्न है कि सोडियम का गलनांक बिंदु कितना होता है। तो सोडियम का तो सोडियम का गलनांक बिंदु जो होगा 98 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, तो सोडियम का जो गलनांक बिंदु होता है वह 98 डिग्री सेल्सियस होता है, याद करिएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे एक कर लीजिएगा। एक ईमेल जो है अनुग्रह क्या है, एक ईमेल अनुग्रह क्या है, अच्छा सा प्रश्न है। तो ये प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा रसीद, मतलब संदेश जो एक प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजा गया होता है उसी को अनुग्रह के नाम से जानते हैं, अनुग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कि वेटन कप, अजलन शाह कप, विली गंटन कप, ये अल्पास कप दिए जाते हैं। सुंदर सा प्रश्न है। तो ये जो कप दिए जाते हैं हॉकी में दिए जाते हैं, किस में दिए जाते हैं, हॉकी में दिए जाते हैं। फुटबॉल में कौन कौन से होते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बने हैं। तो फुटबॉल के अंदर आते हैं डुरंड कप, नागजी ट्रॉफी कप, रोवर्स कप, ये सारे जो है फुटबॉल से रिलेटेड है,
ठीक है। लॉन टेनिस की बात करेंगे तो लॉन टेनिस में डेविस कप, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, ये सब जो होते हैं लॉन टेनिस में आते हैं। क्रिकेट तो पता है, रणजी ट्रॉफी, एसएच विश्व कप और दिलीप ट्रॉफी जो होते हैं ये क्रिकेट के अंदर आते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताए हैं अभी जस्ट। 22 नंबर प्रश्न है कि कोंकण रेलवे परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ती है। जो कोंकण रेलवे परियोजना है ये रोहा और मंगलोर को जोड़ती है। यहाँ पे डी ऑप्शन को सही करेंगे। कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के रोवा से गोवा के मैंगलोर तक जाती है। रोवा से गोवा के मैंगलोर के लिए जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कोंकण रेलवे जो है केरल नहीं जाती है। कोंकण रेलवे केरल नहीं जाती है क्योंकि उसका लाभ का हिस्सा थोड़ा सा मिल जाता है, इसलिए वहां से जाना जाता है। 23 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो बेंगलोर को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो बेंगलोर को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे, इनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था 1954 में। 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा। चलते हैं प्रश्न हम लोग 25 नंबर पे। 25 नंबर प्रश्न है कि झारखंड की सीमा किसके साथ संलग्न नहीं है। सुंदर सा प्रश्न है, तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। जो झारखंड की जो सीमा है ये मध्य प्रदेश से संलग्न नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिलता है। क्योंकि झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है, ध्यान में रखिएगा, भारत का 28वां राज्य है, जिसका गठन 15 नवंबर 2000 में किया गया था। ये बिहार से अलग हुआ था। ओके, ध्यान में रखिएगा। 26 देखिए प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस नदी की सबसे बड़ी द्रोणी क्षेत्र, जिसको बेसिन के नाम से जानते हैं, द्रोणी क्षेत्र कौन सी नदी का सबसे ज्यादा है। तो उसका नाम हो जाएगा गंगा नदी। उस नदी का क्या नाम हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे गंगा नदी द्वारा जो है सबसे बड़ी बेसिन क्षेत्र का निर्माण हुआ है भारत देश में। आगे देखिए जो 27 नंबर प्रश्न है कि सिस्टर निवेदिता किसे कहा जाता है। तो सिस्टर निवेदिता जो है ये कहा जाता है मार्गरेट नोबेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सिस्टर निवेदिता मार्गरेट नोबेल को कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न 28 है, निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं। बटन सेल किसे कहते हैं, तो मरकरी सेल को बटन सेल कहते हैं। किस सेल को बटन सेल कहते हैं, तो मरकरी सेल को बटन सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 29 प्रश्न कि आराम हराम है, इसका नारा किसने दिया था। तो आराम हराम है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नारा को दिया गया था। आराम हराम है। करो या मरो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। कर मत दो सरदार पटेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, सरदार पटेल जी के द्वारा कर मत दो। देखिए प्रश्न 30 नंबर, डैश कारण से मोटर ओवर हीट हो सकता है। मतलब ओवर हीट का मतलब ज्यादा गर्म हो सकता है। तो पुरानी अथवा ड्राई बेयरिंग के कारण, अगर पुराना बेयरिंग है उसका मोटर का, तो उसके वजह से रगड़ खाने की वजह से वह ज्यादा हीट हो सकता है। शॉर्ट कर रहा है उसके वजह से हो सकता है। अगर ज्यादा हम उस मोटर पर लोड दे रहे हैं उसके वजह से गर्म हो रहा है। तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सही होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। हम लोग देखते हैं 31 नंबर के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली सबसे बाहरी पिंड कौन सी हो जाएगी। तो बृहस्पति हो जाएगी। सबसे बाहरी पिंड कौन सी हो जाएगी, तो बृहस्पति हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। देखिए मित्रों 32 है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या कहलाता है। तो ये जो है नागरिक कर्तव्य कहलाता है। अगर हम लोग सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करते हैं तो ये हम लोग का कर्तव्य बनता है, नागरिक का कर्तव्य बनता है। आगे देखिए प्रश्न 33 है कि पतझड़ी पेड़ वे होते हैं। पतझड़ी पेड़ वे होते हैं जिनके पत्ते एक निश्चित मौसम में झड़ जाते हैं। वहीं पतझड़ी पौधे होते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में पेड़ के पत्ते आप लोग देखोगे, बहुत पेड़ के पत्ते हों नीचे झड़कर गिर जाते हैं। तो उनके ये जो है एक इनके पास निश्चित मौसम होता है कि इस मौसम में ही उनके पत्ते पेड़ से झड़कर नीचे जमीन पर आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन को सही करेंगे। ध्यान दीजिएगा 34 नंबर प्रश्न को कि कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न
विशेषता नहीं होती है जो कशेरुकीय होते हैं। तो इसकी जो विषाक्तता नहीं होती है यह मेट हीमोग्लोबिनिया में मेट हीमोग्लोबिनीमिया इसके वजह से होता है। तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, क्योंकि मनुष्य में जो कशेरुक दंड होते हैं कितने कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो 33 कोशिकाओं से कशेरुकियों होता है। 33 कशेरुकियों से मिलकर कशेरुक दंड बनते हैं। किसमें? तो हम लोगों में। और इनका पहला जो कशेरुक है इसको एटलस कशेरुक भी कहा जाता है। 35 देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 35 प्रश्न है कि रॉकेट फैब्रिकेशन फैसिलिटी थुम्बा स्थित कहाँ पे है? तो जो रॉकेट है ये जो हो जाएगा केरल में हो जाएगा। यहाँ पे केरल में हो जाएगा। 36 देखिए प्रश्न, 36 प्रश्न है कि डेसिमल संख्या 35 को बाइनरी में प्रदर्शित करने के लिए बिट्स की संख्या कितनी होगी? तो बिट्स की संख्या 36 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हम आप लोगों को बताए हैं 36 नंबर को बताया। हाँ ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 37 देखते हैं हम लोग कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? तो जनरल करियप्पा। डी ऑप्शन सही करेंगे। HMJ मोरिक्सा हो जाएगा। हाँ ठीक है। जो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल है वह है HM मोरिक्सा हो जाएंगे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ की बात करेंगे तो वो होंगे जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा को याद कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न हम लोग 38 नंबर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया। 38 प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सा नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं। इस तकनीकी को हम क्या कहते हैं? तो इस तकनीकी को रोबोटिक्स कहते हैं। इस तकनीकी को क्या कहते हैं? रोबोटिक्स कहते हैं। ठीक है। 39 देखिए प्रश्न है कि DNA के द्विव हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तावित किया था। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तावित किया था। 40 जो प्रश्न है कि वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है? वरीयता की दृष्टि से पूछा है। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, तब राज्य मंत्री होते हैं, तब जाकर उप मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, तो ये जो होती है डी ऑप्शन सही है। आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि जो है ये भारत की आकस्मिक निधि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न जो 42 नंबर प्रश्न है कि शुष्क बर्फ जो है शुष्क बर्फ ये किसका ठोस रूप होता है? तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। 43 देखिए प्रश्न, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या सबसे ज्यादा सर्वाधिक है? तो मिजोरम में हो जाएगा। कहाँ पे? तो मिजोरम में हो जाएगा। 44 देखिए प्रश्न, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या महिलाएं कार्यरत है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या महिलाएं कार्यरत है। ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, क्योंकि भारत में चाय उद्योग के लिए सर्वाधिक जो जनसंख्या है यहाँ पे महिलाएं कार्यरत है। सबसे ज्यादा महिलाएं सबसे ज्यादा है चाय में। आगे देखिए प्रश्न जो 45 नंबर है दोस्तों कि किस प्रकार की मांग वाली वस्तुओं पर कर लगाकर अधिक राजस्व अर्जित किया जाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो बिलेचुदार, यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कहिएगा। बिलेचुदार प्रकार की जो मांग वाली वस्तु होती है उस पर कर लगाकर अधिक राजस्व को जो है अर्जित किया जाता है। तो डी ऑप्शन को सही करेंगे। तो 45 प्रश्न ही लिए थे आज की क्लास में। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सकेगा आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं हम लोग सुबह में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो BPSC टीचर एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम लोग इस चैनल पर, तो बने रहिएगा आप लोग।